आर्ग्यूमेंट सही होना चाहिए, है ना, किसी बात करने। तो बम बम फोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अपना खाओ पियो मजे करो और पढ़ाई करो। कैसे हो जाएंगे? तो मजे हो जाएंगे। देखो छुट्टी तो नहीं दे सकता मैं, नहीं छुट्टी तो नहीं दे सकता मैं, क्योंकि देखो मेरे को मजे आते हैं पढ़ाने में, तो मैं अपने मजे नहीं खराब कर सकता तुम्हारे मजे के लिए, है ना। तो मुझे तो पढ़ाना ही है। चलो लिखो भाई, मैकेनिकल। हाँ छोटी क्लास ले लेंगे थोड़ी सी, ऐसे 1.5 घंटे की, पक्का। लिखो। नहीं देखो, एक एक चीज और समझो, हम लोग कोई भी देखो, बच्चे रेस लगा रहे एक तरह की, है ना, एक कंपटीशन चल रहा है। अगर तुम देखो 10-12 लाख बच्चे कॉम्पीट कर रहे हैं, सब लोग सेम टाइम पर उठते हैं, सेम टाइम पर सोते हैं, सेम टाइम पर पढ़ने बैठते हैं, सेम टाइम पर पढ़ाई बंद करते हैं। अगर ऐसा चले तो उन 12 लाख बच्चों में से क्या कोई भी बच्चा आगे या पीछे होगा? जो बच्चा आगे होगा अभी तक वो आगे ही रहेगा हमेशा, और जो पीछे होगा वो हमें क्या करना है? हमें उन बच्चों में आगे जाना है। तो भाई रेस लगी हुई है। अब इस रेस में ये जो ट्रैक है इसमें 12 लाख बच्चे दौड़ रहे हैं, एक बच्चा आगे दौड़ रहा है, तुम हो यहां पर बीच में कहीं, कुछ बच्चे तुमसे पीछे भी हैं। अब तुमने क्या किया भाई, दिवाली की छुट्टी आई, तुम बैठ गए आराम करने, ये भी बैठ गया आराम करने, वो भी बैठ गया आराम करने, तो सब जहां है वही रहेंगे जब रेस शुरू होगी। और ये लोग कर रहे आराम और तुम अभी भी दौड़ रहे हो, तो जो गैप था, जो डिस्टेंस था, वो कम हो जाएगा। और हर बार ऐसा करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इससे भी आगे निकल जाओगे। कंपटीशन तो रिलेटिव है ना, एब्सोल्यूट कंपटीशन तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि एक टारगेट दिया गया कि आप ये किताब खत्म कर लो तो आपको ये नौकरी मिल जाएगी, आपको ये पैसा मिल जाएगा, ये फेम मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। रिलेटिव है, एक अपॉर्चुनिटी है, जो सबसे पहले उस अपॉर्चुनिटी को लेगा उसको मिलेगी। अब आप भी आराम कर रहे हो, दूसरा भी आराम कर रहा है, तो जो आगे वो आगे रहेगा, जो पीछे वो पीछे रहेगा। आपको उस गैप को कम करना है। तो जब दूसरे आराम कर रहे हैं तब आपको 1.5 घंटे की नहीं 2 घंटे की क्लास लेनी चाहिए, ताकि आप उससे आगे हो जाओ। नहीं मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं, बाकी चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स, ठीक है। ये हुई ना बात। लिखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब इसमें 2-3 चीजें बताऊंगा नई नई, ठीक है। 2-3 चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज क्या है हमारी, हम लोगों ने अभी तक 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे हम किसी प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरा केमिकल मिला करके देखते हैं कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, यानी उसके केमिकल बॉन्ड की स्टडी कर रहे हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल किसी मेटल पे एसिड डाल के देखा कि वो एसिड के साथ हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं कौन सी होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? उसका वेट हो गया, उसकी डेंसिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही एक नया नाम हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्या? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये क्या होती हैं? हमने अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज करी उनके लिए कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करा होगा, उससे प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करी होंगी, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए केमिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? फोर्स। मान लो एक लोहे की रॉड ऐसे ले लेते हैं और हम इसको एक मशीन में इधर से भी फोर्स लगा देते हैं, इधर से भी एक फोर्स लगा देते हैं और देखते हैं इस रॉड का क्या होता है। हमने इस रॉड को क्या लिया? दोनों तरफ से फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने के बाद इस रॉड के अंदर क्या चेंजेस आए, उन सब को हम स्टडी कर रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। जैसे स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को खींचते हैं और फिर छोड़ देते हैं, वापस अपनी जगह आ जाती है। तो ये जो चीज हमने ऑब्जर्व कर रहे हैं ये क्या है? किसी बॉडी पे फोर्स लगाकर जब हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसको बोलेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। समझ गए बात? मतलब किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, उसके शेप में, साइज में, लेंथ में क्या बदलाव हो रहा है, इसको स्टडी करने को क्या बोलते हैं हम? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली जो चीज है वो मैंने आपको बताया, फोर्स। क्या है सबसे पहली चीज? भाई फोर्स लगाएंगे तो हम कुछ ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो जो बाहरी फोर्स है, जो उस बॉडी के शेप, साइज को, लेंथ को बदलने का काम कर रहा है, उसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग?
डिफॉर्मिंग फोर्स। ये वो फोर्स है जो किसी बॉडी को बाहर से हम लगा रहे हैं उसके शेप और साइज को बदलने के लिए। ठीक है, लिखेंगे इसके बारे में छोटी सी एक लाइन। द एक्सटर्नल फोर्स applied on a body to change its shape or size is called deforming force। ठीक है भाई। लिख लिया। अच्छा, डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आ गया क्या होता है? किसी बॉडी पे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो क्या होगा बताओ? बॉडी की शेप और साइज क्या होगी? चेंज होगी। अगर मैं उस फोर्स को हटा दूं तब क्या होगा? जैसे स्प्रिंग के केस में था, स्प्रिंग को खींचा, हमने छोड़ दिया तो क्या होगा? तो वापस उसको अपनी जगह लाने के लिए फोर्स तो चाहिए ना। तो वो कौन सा फोर्स है? हाँ, तो उसको बोलते हैं, फॉर्मिंग तो नहीं बोलते, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? ये वो फोर्स है जो किसी बॉडी में इंटरनली डेवलप होता है, उस बॉडी को वापस अपनी जगह पर अपने शेप और अपने साइज में वापस लाने में जो काम कर रहा है उसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। तो इसके बारे में लिखेंगे, द इंटरनल फोर्स डेवलप्ड टू ब्रिंग द बॉडी in its original shape or size is called restoring force। समझ गए? अब ये बताओ, किसी बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है और दूसरी बॉडी में रीस्टोरिंग फोर्स कम है तो क्या फर्क पड़ेगा? तो वो वापस अपनी जगह में ज्यादा एंटिटी में आएगी, ज्यादा क्वांटिटी में आएगी, कुछ ज्यादा एक्सटेंट तक आएगी। और जिसमें कम है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? उसमें ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगी। मतलब एग्जांपल के तौर पर स्प्रिंग को ले लेते हैं, उसमें क्या होता है, हमने खींचा, वापस अपनी जगह पे ज्यादा अमाउंट में आती है। वही लोहे की रॉड को हमने हथौड़ा मार दिया, वापस वो फूलेगा नहीं ना, तो हम कहेंगे उसमें रिस्टोरिंग फोर्स कम है और स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है। बात समझ गए? तो रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या है कि भाई वो उसको अपनी पोजीशन में वापस लाने का काम करता है। जिसमें ज्यादा होगा वो ज्यादा वापस आता है, जिसमें कम होगा वो कम वापस आता है। तो किसी चीज में तो ये ज्यादा डेवलप हो रहा है, किसी चीज में ये कम डेवलप हो रहा है। इस आधार पे जो मटेरियल है हमारे पास, उन मटेरियल को हमने 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है। कितने ग्रुप में डिवाइड किया है? 4 ग्रुप में। पहला ग्रुप है इलास्टिक मटेरियल्स, दूसरा ग्रुप है प्लास्टिक मटेरियल्स। बताओ, इलास्टिक मटेरियल किसको कहते हैं और प्लास्टिक मटेरियल किसको कहते हैं? पीवीसी वाली प्लास्टिक नहीं है ये। इलास्टिक मतलब वो मटेरियल्स जिनको हम डिफॉर्म कर दें और वो वापस अपनी शेप में आ जाए। प्लास्टिक मतलब वो मटेरियल जिनको हम डिफॉर्म करें और वो अपनी शेप में वापस ना आए। अब यहां पर 2 बातें। मैंने कहा कि ये बॉडी अपने शेप में वापस आ जाएंगी, इसका मतलब 100% वापस आ जाएंगी क्या? नहीं, 50% से ज्यादा, 60-70% रिगेन करेंगे तो इलास्टिक बोलेंगे, और 50% से कम रिगेन करेंगे तो प्लास्टिक बोलेंगे। बात समझ गए नहीं समझे? मैंने किसी का शेप को चेंज किया, उसका शेप वापस रिगेन हो गया, 80-90% तक हो गया, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इलास्टिक बॉडी। और अगर 10 या 20% रिगेन हुआ तो प्लास्टिक बॉडी। अच्छा, बिल्कुल भी रिगेन नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे?
बिल्कुल 0% रिगेन हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक। क्या बोलेंगे, जो बिल्कुल भी रिगेन नहीं करेगा अपने शेप या फिर साइज को, उसको बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अच्छा, जो 100% रिगेन कर ले उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परफेक्टली इलास्टिक। बात को समझ गया डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि ऑल इलास्टिक बॉडीज आर परफेक्टली इलास्टिक, ट्रू और फॉल्स, इलास्टिक बॉडीज आर परफेक्टली इलास्टिक, फॉल्स। मैं कहूंगा आपसे ऑल परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज आर इलास्टिक, ट्रू। ये वाली जितनी भी है वो सब इलास्टिक तो होंगी, क्योंकि इलास्टिक का जनरल मतलब है कि अपने शेप में वापस आए। अब 100% वापस आए कि 90% वापस आए, उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो एक एक छोटी छोटी सी लाइन लिख लेंगे सबके बारे में। स्कूल में एक एक नंबर में पॉइंट आता है खाली, तो ज्यादा डिटेल में कुछ आता नहीं है इसमें। इसमें क्या होता है, बॉडीज विच रिगेन their shape or size perfectly after removal of deforming force। इसमें क्या लिखोगे, बॉडीज विच regain their shape or size after removal of deforming force। डिफरेंस देखो क्या है, बस एक मैंने यहां पे लिखा परफेक्टली वर्ड, बाकी की डेफिनेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप देख लो सब कुछ सेम टू सेम लिखा हुआ है। परफेक्टली का मतलब है 100% वो अपने शेप में वापस आ जाए, जैसे पहला था बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाए। अब प्लास्टिक की बात करते हैं तो प्लास्टिक में कौन आ जाएगा, बॉडीज विच डू नॉट regain their shape or size after removal of deforming force। ठीक है भाई, इसमें क्या आएगा, इसमें सेम टू सेम छाप देंगे, क्या चेंज करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको मैं पहले कॉपी मार लेता हूं, पूरा आ गया। सेम टू सेम छाप देना। क्या यहां पर डिफरेंस आएगा, विच डू नॉट रीगेन देयर शेप और साइज एट ऑल। ये लिख देना, शेप और साइज बिल्कुल भी रीगेन नहीं करते। यहां लिखा है मैंने, बॉडीज विच डू नॉट रीगेन देयर शेप और साइज एट ऑल, बिल्कुल भी रीगेन नहीं करते आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उनको बोलते हैं हम परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इनके एग्जाम्पल समझ ले। इसमें एक एग्जाम्पल में कुछ फाइबर होते हैं जो नियरली परफेक्टली इलास्टिक की तरह बिहेव करते हैं। एक होता है क्वार्ट्स, ये एक फाइबर का नाम है, ये नियरली परफेक्टली इलास्टिक की तरह बिहेव करता है। एग्जैक्टली तो कोई भी नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली। एक होता है फॉस्फर ब्रोंज। तो ये दो ऐसे मटेरियल है जो अप्रोक्सीमेटली बिहेव करेंगे परफेक्टली इलास्टिक की तरीके से। इलास्टिक में तो जितनी भी चीजें तुम जानते हो कुछ भी लिख सकते हो।
अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दोनों एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। जो परफेक्टली इलास्टिक है वो इलास्टिक तो होगा ही ना, इसमें आ सकते हैं एग्जाम्पल। इसके अलावा और क्या आ सकते हैं? इलास्टिक बैंड आ सकता है, इलास्टिक बैंड, रबर बैंड, इलास्टिक बैंड एक ही बात हो गई, एक ही बात हो गई। स्पंज, स्पंज ही बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? स्टील भी होता है। तो ऐसे और भी बहुत से जितने जानते हो इलास्टिक में वो सब इसमें आ जाएंगे। प्लास्टिक बॉडीज में जो परफेक्टली प्लास्टिक है उसकी बात करूं, परफेक्टली प्लास्टिक में आएगी पुट्टी, स्टील, हाँ स्टील भी होती है, इलास्टिक, आयरन भी इलास्टिक है वैसे देखा जाए तो, क्यों है वो आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पुट्टी हो गई, पुट्टी जानते हो ना दीवारों पे जो लगती है, वो लगभग परफेक्टली प्लास्टिक की तरह बिहेव करती है। इसके अलावा हमारा जो आटा होता है, आटे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डो बोलते हैं, फ्लोर डो। जो आटा गूंदने के बाद बनता है वो डो, हाँ तो वो लगभग परफेक्टली प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। यहां पे लिख देना भाई फ्लोर, फ्लोर की स्पेलिंग ये होती है, ठीक है मेरी इंग्लिश है ना। अब प्लास्टिक में क्या क्या लिखोगे? ये वाले भी प्लास्टिक में आ सकते हैं, ये भी प्लास्टिक में आ जाएंगे उदाहरण में, ठीक है। इसके अलावा आपकी च्युइंगम लिख लो, बबलगम जो होती है, खींच दो, जैसी खींच दो वैसी हो जाती है। और बताओ और किसको लिख सकते हैं हम लोग? वुड को लिख सकते हैं, लकड़ी को, भाई जैसे तोड़ दिया हमने तो वैसी ही रह जाएगी वो। च्युइंगम लिख लेना, च्युइंगम की स्पेलिंग क्या है? नहीं, च्युइंगम की स्पेलिंग देख लेना, मुझे नहीं पता, ऐसी कुछ होती है, देख लेना जो भी है। और वुड हो गई, और आपकी जो पीवीसी है, प्लास्टिक जो होती है पीवीसी, उसको आपने जैसे शेप में मोल्ड कर दिया वैसे मोल्ड हो जाएगी वो वापस अपनी जगह पे नहीं आएगी, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ये सब लिख लेना, ठीक है। ये समझ गए? हो गया? हो गया, चलिए आगे बढ़े। देखो भाई, अभी तक हमने ये तो सीख लिया कि बॉडीज इलास्टिक कौन सी होती है और प्लास्टिक कौन सी होती है। अब हमें यह समझना है कि एक बॉडी इलास्टिक है, मान लो हमारे पास, अभी मैंने उदाहरण दिए थे तुम्हें, क्या क्या उदाहरण दिए थे? इलास्टिक बैंड और स्टील। अब हमें यह समझना है कि स्टील और इलास्टिक बैंड में से कौन ज्यादा इलास्टिक है। दोनों ही इलास्टिक है, पर स्टील ज्यादा इलास्टिक है या फिर जो रबर बैंड होता है वो ज्यादा इलास्टिक है? अब ऐसे अंदाजे से नहीं बता सकते हम लोग, हमें क्या करना होगा, इनकी इलास्टिसिटी को मेजर करना होगा कि कौन ज्यादा इलास्टिक है। उसको मेजर करने का कोई एक इंडेक्स, कोई नंबर डिफाइन करना पड़ेगा ना, जिस नंबर के आधार पे आप बता सको कि स्टील ज्यादा इलास्टिक है या फिर रबर बैंड ज्यादा इलास्टिक है। तो हमें मतलब यह है कि जब बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उस फोर्स को लगाने के बाद जो भी डिफॉर्मेशन होगा उस डिफॉर्मेशन को मेजर करना है। समझ गए बात को? नहीं समझे? जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर होने वाले चेंजेस को क्या करना है? मेजर करना है। तो कोई ना कोई इंडेक्स डिफाइन करना पड़ेगा ना कि ये नंबर है, ये नंबर देखो ज्यादा है तो इलास्टिक कम है, कम है तो इलास्टिक ज्यादा है, ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा। तो वो चीज बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए स्ट्रेस। दो चीजें डिफाइन करेंगे, उसमें से पहली चीज क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है बताओ? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन कौन सा फोर्स? लिखो, द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड
द रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड per unit area is defined as stress, is defined as stress. तो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं होता. हमने बाहर से जो फोर्स लगाया है वो कौन सा है? डिफॉर्मिंग फोर्स. उसके अंदर जो डेवलप हुआ वो कौन सा है? रीस्टोरिंग फोर्स. तो हमने कैसे डिफाइन किया है भाई? रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्रेस बोलते हैं. अब हम लोग फोर्स किस तरीके से लगा रहे हैं उस आधार पे स्ट्रेस के 3 टाइप्स होते हैं. कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं. सबसे पहले स्ट्रेस जो होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. ये स्ट्रेस क्या करता है? ये लेंथ को चेंज करने के लिए ट्राई करता है. जैसे मान लो ये कोई रॉड है और मैंने क्या किया, इस रॉड को इधर से भी एक फोर्स लगा दिया, इधर से भी एक फोर्स लगा दिया. तो मेरा जो ये स्ट्रेस है वो क्या कर रहा है? लेंथ को खींच रहा है, लेंथ को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. तो इसका नाम क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस. समझना ध्यान से, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना तुम लोगों को, इस एरिया के साथ इस फोर्स का जो एंगल है वो कितना है? मतलब जो प्लेन है, जिस प्लेन पे ये फोर्स लगता है उसके 90 डिग्री पे लगता है. समझ गए? तो इसमें जो फॉर्मूला होगा स्ट्रेस का, वो फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया. फोर्स परपेंडिकुलर का मतलब है कि फोर्स आपका प्लेन के 90 डिग्री पे. अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस 2 प्रकार के होते हैं. इसके 2 अलग अलग नाम है. क्या नाम है? एक नाम है टेंसाइल और एक दूसरा नाम है वो है कंप्रेसिव. बताओ दोनों नामों का क्या मतलब है? कंप्रेसिव नाम से नहीं पता चल रहा कुछ? मतलब लेंथ को कम कर रहा है, और टेंसाइल उसका अपोजिट होगा, फिर लेंथ को खींच रहा है. मतलब अगर हम लोग इस फोर्स को इस प्रकार से लगाएं कि उसकी लेंथ कम हो रही हो तो स्ट्रेस का नाम क्या हो जाएगा? कंप्रेसिव. और लेंथ बढ़ रही हो और है दोनों के दोनों लॉन्गिट्यूडिनल. दोनों क्या है? अगर किसी क्वेश्चन में लिखा हो टेंसाइल स्ट्रेस तो समझ जाना लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. और कंप्रेसिव स्ट्रेस लिखा है तो डिक्रीज हो रही है. क्लियर है बात? दूसरा जो स्ट्रेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस. देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक मोटी सी हमारे पास कोई बुक हो. आपने देखा होगा जैसे मोटे मोटे रजिस्टर होते हैं हमारे, तो वो कभी ऐसे आइडियल क्यूब के या क्यूबॉइड के शेप में नहीं रहते. कैसे हो जाते हैं? जो मोटी मोटी किताबें होती है हमारी, कैसे ऐसे लेट जाते हैं, ऐसे थोड़े से, है ना, ऐसे हो जाते हैं. मतलब ये जो ऊपर वाला फेस है ये थोड़ा सा आगे खिसक जाता है. तो अगर मैं यहां पे कोई फोर्स लगाऊं और ये जो ऊपर वाला फेस है वो कुछ इस तरीके से बेंड हो जाए, तो इस वाले स्ट्रेस को क्या नाम देंगे हम लोग? शियर स्ट्रेस. तो शियर स्ट्रेस क्या करता है? किसी भी प्लेन के पैरेलल लगता है. कैसे लगता है? प्लेन के पैरेलल. ये कैसे लगता है? प्लेन के परपेंडिकुलर. ये कैसे लगता है? पैरेलल. तो यहां पर फॉर्मूला होगा शियर स्ट्रेस का F पैरेलल डिवाइडेड बाय एरिया. समझ गए बात? देखो फॉर्मूले में है तो फोर्स अपॉन एरिया ही, सिंबल भी सेम है लेकिन नाम बदल जाएगा. F पैरेलल, डबल लाइन का मतलब है वो पैरेलल. एक तीसरा होता है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक, या फिर इसका दूसरा नाम है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक. हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस. क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, या फिर हम लोग इसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कहते हैं. ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, बेसिकली प्रेशर होता है. क्या होता है ये? क्या होता है ये? प्रेशर. प्रेशर और इसमें क्या फर्क है? देखो डायमेंशन तो प्रेशर का ही है, यहां पे भी वहां पे भी, ये भी प्रेशर है वो भी प्रेशर है. ये कौन सा वाला प्रेशर है? जैसे हवा का प्रेशर है ना, किसी भी बॉडी को हर दिशा से दबाने का काम करता है. भाई यहां से भी दबा रहा है, ये इधर से भी दबा रहा है, इधर से भी दबा रहा है, इधर से भी दबा रहा है, चारों दिशाओं से इसको दबा रहा है, यानी इसकी वॉल्यूम को क्या कर रहा है? कम कर रहा है. तो देखो इसमें और इसमें फर्क क्या है? ये वाला जो स्ट्रेस है ये लेंथ को चेंज करने का काम करता है, और ये वाला जो स्ट्रेस है ये किसको?
वॉल्यूम को चेंज करने का काम करता है, या तो वॉल्यूम को घटा रहा होगा या फिर वॉल्यूम को बढ़ा रहा होगा, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हमारा हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। और ये होता कुछ नहीं है, प्रेशर होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है? प्रेशर होता है, बस लिख लो ये तीनों चीजें। हाँ, यही है, हो गया क्या इसका फॉर्मूला? फॉर्मूला वही है, फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया, सेम वही फॉर्मूला। अब ये बताओ, जब हम किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाएंगे यानी कि फोर्स लगाएंगे, तो क्या उस बॉडी के डायमेंशंस में कोई फर्क आएगा? बताओ। बिल्कुल आएगा। जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी का जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगा। अब उस चेंज को मेजर करना है कि कितना चेंज हुआ, तो कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए एक नई टर्म डिफाइन कर रहा हूं, लिखो। उसके लिए नई टर्म है स्ट्रेन। लिखो स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या होता है? हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, उस बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसको हमें स्टडी करना है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रेन। लिखो स्ट्रेन। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ change in dimension to the original dimension, change in dimension to the original dimension of the body, उसके बाद नीचे फॉर्मूला लिख लो, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। हाँ, क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे जो डायमेंशन है वो सेम है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशन लेस होता है। अब स्ट्रेन भी तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? क्योंकि भाई स्ट्रेस तीन टाइप के है तो स्ट्रेन भी तीन टाइप के होंगे। सबसे पहला स्ट्रेन कौन सा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। सबसे पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? शियर स्ट्रेन। तीसरा कौन सा है? इसको बोल देते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोल देते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीन प्रकार के स्ट्रेन है। लॉन्गिट्यूडिनल तुम समझ ही चुके होगे, लेंथ वाला है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन से दिखाते हैं इसको, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। यहां पे डेल्टा एल किसके लिए स्टैंड कर रहा है बताओ? डेल्टा एल किसके लिए स्टैंड कर रहा है? अपॉन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये वाला थोड़ा सा अलग है, ये वॉल्यूमेट्रिक वाला भी इसी तरह से होगा। क्या होगा? डेल्टा वी अपॉन में वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। शियर स्ट्रेन कैसे आएगा? ये आपका क्यूब था, आपने इसको धक्का मारा, थोड़ा सा ये ऐसे बेंड हो गया था, आगे खिसक गया था, टेढ़ा हो गया था, तो जो एंगल हो गया ना, जिस एंगल से ये बेंड हो गया, इसी एंगल को हम लोग शियर स्ट्रेन बोलते हैं। तो शियर स्ट्रेन किसको बोलते हैं हम लोग? एंगल को बोलते हैं। तो टेन थीटा निकालने का तरीका क्या होता है? ये जितना आगे गया है x, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है l, तो उस x को l से क्या कर दो, मतलब वो जो फेस जहां पर था वहां से कितना आगे गया, डिवाइडेड बाय जो उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी वो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? शियर स्ट्रेन। तीनों लिख लो।
फटाफट से। बताओ भाई, लिख लिया? हो गया? अब हम लोगों ने दो चीजें समझी अभी तक, स्ट्रेस और क्या समझा है? स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब हमने फोर्स लगाया, फोर्स पर यूनिट एरिया को मेजर किया, उस फोर्स की वजह से डायमेंशन में बदलाव हो गए, उस डायमेंशन को, बदलाव को क्या बोला मैंने? क्या बोला? स्ट्रेन। फोर्स लगाया उससे स्ट्रेस डेवलप हुआ, स्ट्रेस से क्या आया? स्ट्रेन आया। अब यह बताना है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में रिलेटेड कैसे है। ये बताओ, किसी बॉडी पे ज्यादा स्ट्रेस आएगा तो ज्यादा चेंज होगा लेंथ, या कम चेंज होगा? ज्यादा चेंज होगा, सिंपल सी बात है। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन भी ज्यादा होगी। इसी सिंपल सी बात को एक आदमी ने एक्सप्लेन किया है, उसके लॉ को हम लोग कहते हैं हुक्स लॉ। क्या कहते हैं? हुक्स लॉ। हुक एक आदमी है जिसने ये कहा है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या कहा उसने? इतनी सी बात तो तुम लोग भी जानते हो, तुम्हारा नाम भी यहां हो सकता था, पर उसने ये बात क्या हुआ, पहले कह दी। हमारी इसमें कोई गलती नहीं, हम लोग इस धरती पे बाद में आए हैं, उसने पहले बोल दिया। उसने क्या बोला? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये बात पता है हमें? चलो लिखो एक लॉ छोटा सा, लॉ बन जाता है, बताओ। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ बॉडी is directly proportional, the stress developed in a body is directly proportional, according to this law the stress developed in a body is directly proportional to the strain, to the strain। मतलब ये कह रहा है कि जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के। अगर यहां प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं हम लोग? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हाँ बोलो। हाँ, उधर भी लगा सकते हैं। हाँ, तो उसका नया नाम दे देंगे। नहीं, हमें पता नहीं चला, वो तो हमने डेवलप किया है स्टेटमेंट। अगर इसी स्टेटमेंट को कोई बच्चा उल्टा लिख दे, ई प्रोपोर्शनल टू सिग्मा लिख दे, तो भी लॉ ऐसा ही रहेगा, बस वहां पर ये के बदल जाएगा, के की जगह कोई और सिंबल दे देंगे, जे दे देंगे। अब वो जो के है, के ही क्यों हमें रटना है? क्योंकि वो पहले जिन लोगों ने लिखा है उन्होंने इस तरीके से लिखा है, तो हमें यहां से याद करना है कि उन्होंने जैसे डेवलप कर दिया स्टेटमेंट, अगर उल्टा भी लिखोगे तो गलत नहीं है, वो ही माना जाएगा, बस उसमें जो कांस्टेंट है वो बदल जाएगा। समझ गए? वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा बस। तो वहां के की जगह कोई नया सिंबल दे देगा, जे दे दो, एम दे दो, एल दे दो, कुछ भी दे दो। अब सुनो, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आया, ये बताओ यहां पर जो सिग्मा है वो कितने टाइप के है? 3 टाइप के है। ई कितने टाइप के? वो जो एप्सिलॉन लिखा है मैंने, ये ई, ये भी 3 टाइप के। तो के कितने टाइप के होंगे? ये भी 3 टाइप के होंगे। जब सिग्मा 3 टाइप के हैं, ई 3 टाइप का, तो के भी 3 टाइप के होंगे। हाँ, वो कांस्टेंट रहेगा, तीनों अलग अलग केस में कांस्टेंट होगा। तो पहले केस में, दूसरे केस में और तीसरे केस में, जब आपका स्ट्रेस कौन सा वाला होगा? लॉन्गिट्यूडिनल वाला होगा, और स्ट्रेन कौन सा होगा? लॉन्गिट्यूडिनल होगा। तो हमारा वो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है
उसका नाम हो जाएगा यंग्स मॉडुलस। क्या नाम हो जाएगा? यंग एक साइंटिस्ट का सरनेम है, यंग्स मॉडुलस उसका नाम हो जाएगा। मतलब बस नाम बदल देना है। अगर आपको पता है कि हमारा जो स्टेटमेंट है उसके अंदर लेंथ चेंज हो रही है, तो उसमें कांस्टेंट कौन सा हो जाएगा हमारा? कौन सा हो जाएगा? यंग्स मॉडुलस हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, दूसरे वाले केस में इसका नाम ऐसे सिंबल होगा, ईटा बोलते हैं। किसी किसी किताब में आप लोग देखोगे तो ये कैपिटल जी भी लिखा हुआ मिल सकता है, ईटा होता है इन जनरल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शियर मॉडुलस। क्या बोलते हैं? या इसका एक और नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। ये कब यूज करेंगे सिंबल बताओ? कब करेंगे यूज? जब शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस की बात होगी। अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा तो हम लोग बल्क मॉडुलस यूज करेंगे। क्या सिंबल है इसका? बी। और लिखेंगे क्या हम इसको? बल्क मॉड्यूलस। तो ये तीन प्रकार के मॉड्यूलस है, इनको और याद कर लो। अब इतनी थ्योरी की मदद से हम आधे चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लेंगे। मोर देन 50% चैप्टर हमारा सॉल्व हो जाएगा अगर इस एक पेज पे लिखे हुए फॉर्मूले समझ जाते हो, रट लेते हो तो। बताओ कोई डाउट? 1 बज गया क्या? 11:55। अच्छा टेस्ट था तुम्हारा? ओके ओके। चैप्टर 3 का था ना? वो मैम बाहर बैठी, उनसे लैपटॉप लेकर आओ। अच्छा, सब मिस कर दिया। हो गया, ये छाप लिया। एनसीईआरटी निकालो, एग्जाम्पल नंबर 1। एनसीईआरटी नहीं है? आओ इधर आओ तुम। हाँ, उसमें 11 सेलेक्ट करना और अपनी बुक फिजिक्स की पार्ट 1 निकाल के, हाँ पार्ट 2 सॉरी, उसमें एग्जाम्पल 2 निकालो। सर्च कर लो ऊपर फिजिक्स टाइप करके। हाँ, डाउनलोड करो पहले, फिर ओपन चैप्टर करना। दोबारा करो, क्लिक करो, ओपन चैप्टर। आ गया? अब एग्जाम्पल 1 निकालो इसमें। चलो बैठो, अब आगे का काम मैं कर दूंगा। यहाँ से इसको ऐसे करके ना इधर शिफ्ट कर सकते हैं।
होने में ये रहा। करो ये वाला एग्जांपल, जूम करूँ इसको क्या? काट देंगे, फेमस हो जाओगे तुम। सेम नहीं चाहिए। ये दिख रहा है फॉर्मूला शीट जैसे। करो एग्जांपल वन। पूरी सारी क्लास में बैठ जाओ बगल वाले। ये बच्चे आएंगे 12th वाले, पेपर दे देना इनको। 12th वाले बच्चे, हाँ। बाकी बाकी और भी पेपर प्रिंट हो गए, वो ले लेना अभी। एग्जाम्पल वन करो फटाफट से। बैठा देना बच्चों को। और जो नहीं आए बच्चे, 12 बजे से टेस्ट है, 12:05 से 12 बजे, जो ना आए बच्चे उनको कॉल कर लेंगे। बताइए एग्जाम्पल वन हुआ कुछ? स्ट्रेस निकालना है फोर्स अपॉन एरिया करके, हो रहा है? करो करो। एरिया पाई स्क्वायर होगा ना। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है स्ट्रक्चरल स्टील रॉड है, इसका रेडियस कितना है, 10 mm है ना। लेंथ 1 मीटर है, ए 100 kN फोर्स अप्लाई अलॉन्ग इट्स लेंथ। देखो अलॉन्ग इट्स लेंथ का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारे पास रॉड है, इस रॉड के क्रॉस सेक्शन पर यहां पर फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये 90 डिग्री पे लग रहा है ना इसके साथ, तो ये इसी एरिया पे तो लग रहा है, क्रॉस सेक्शन वाले एरिया पे। तो स्ट्रेस कैसे निकलेगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर। आर इसमें दे रखा होगा, रेडियस देखो कितना है, ये दे रखा है 10 mm, पर mm को किसमें बदलना है, मीटर, इसमें बदल लेना मीटर में। लेंथ तो मीटर में है ही, फोर्स को न्यूटन में बदल लेना। करो। उनके पास
हाँ, करंट करंट कब गया? हो चुका है करंट। दूसरा बनाना पड़ेगा। उसने तो बताया नहीं मुझे। कर लो, दोबारा कर लो। यार उसमें मैंने मैसेज भी पूछा। कोई नहीं, तो ये कर लो, भूल गए क्या? करो आप, अभी तो आएगा मजा। अब करो करो करो। ये वाला कभी रिवाइज कर लो। पेपर लेकिन जमा करके रिवाइज कर लो। हाँ, कल मिलेंगे। हाँ, भाई बड़ी दिवाली मनाएंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल क्यों हुआ? आगे क्या निकालना है बताओ। इलोंगेशन यानी डेल्टा एल निकालना है, तो डेल्टा एल कैसे निकालोगे, वो लगाओ फॉर्मूला। हुक्स लॉ क्या कहता है भाई, एफ अपॉन में ए स्ट्रेस होता है ये। स्ट्रेस बराबर क्या होगा, यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा वाई एल बाय एल। देखो यंग्स मॉडुलस पीछे टेबल बनी हुई है, वहां से उठा के देख लो टेबल में से। और एफ अपॉन ए तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, एल तुम्हें दे रखा है, ये तुम्हें पीछे टेबल में मिल जाएगा। डेल्टा एल निकाल लोगे, निकालो। समझ गया नहीं समझे? नहीं समझे? ये वाली चीज तुम निकाल चुके हो ना, लेंथ तुम्हें दे रखा है, वाई की वैल्यू पीछे टेबल बनी हुई है, बुक लाए हो? नहीं लाए? टेबल यहाँ पे बनी हुई है वाई की वैल्यू की। ठीक है, यंग्स मॉडुलाई है ना, तो यंग्स मॉडुलस देखो, मटेरियल देख लेना, स्टील है क्या है, तो ये रहा 200 इंटू 10 की पावर 9, ये वाई की वैल्यू है। यहाँ से देख करके इसमें उठा के रख दो, करो फटाफट।
डेल्टा एल बाय एल कर देंगे, स्ट्रेन आ जाएगा। तो अब ये करो 8.3। अच्छा ये 8.2 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर बाद कराऊंगा, ये करो पहले 8.3। क्या कर रहे हो तुम? पूरा पढ़ो तो सही, इतना मस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है, समझा तो कह रहा है क्या है ये बता रहा हूं। देखो ये कह रहा है, देखो आप लोग जाते हो सर्कस में करतब देखने के लिए, गए थे दिवाली पे, होली पे, क्या नाम है, दशहरा पे, मेले में नहीं गए थे? अरे तो पापा तो बहुत जुल्म कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर। देखो तुम्हें नहीं लेके गए, बताओ, ये तो गलत बात है। ये क्या कह रहा है कि जो एक आदमी या नीचे लेटा हुआ, ये पिक्चर तुम्हें शायद क्लियर नहीं दिख रही होगी, दिख रही है? ये आदमी नीचे ऐसे लेटा हुआ ना चेयर पे, इसके दोनों पैर ऐसे इसने ऊपर रखे हुए हैं, उस पैर पे ऊपर वाला सारा कुछ इसने बैलेंस किया हुआ है, सारा ऊपर जितना भी वेट है सारा बैलेंस कर रखा है। तो इसकी जो हड्डियां है ना इस पैर की, इसने अपनी जान का रिस्क ले रखा है, देखो आपको एंटरटेन करने के लिए। इसकी जो हड्डियां है वो वेट के वजह से क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को झेल रही है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से क्या हड्डियों की लेंथ चेंज हो सकती है ना, दब जाएंगी। हाँ ऐसा होता है। तो वही वो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कि इसमें कितना डिफॉर्मेशन आएगा। देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच ईच थाई बोन गेट्स कंप्रेस्ड अंडर द एक्स्ट्रा लोड। जो ऊपर लोड है उस वजह से थाई बोन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी। कितना कंप्रेस होगी निकालना है। कैसे करेंगे भाई, जो यहां से फोर्स लग रहा है उस फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे, स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है भाई, स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल है। बस ये फोर्स सोचना है कि ईच थाईबोन को फोर्स कितना मिल रहा है। टोटल देखो पूरा जो ये बैंड है ये कितने किलो का है, 280 किलो का है, टेबल चेयर आदमी सबको मिला के। उसमें से 60 किलो वाला जो आदमी है नीचे लेटा हुआ उसको हटा दो, तो कितना बच गया, 220 किलो। क्या हो गया भाई, बुरा मान गया ये? इसको क्या हो गया भाई? वो बुरा मान गया था, कह रहा मेरे को छोटा कर रखा है तुमने। 220 किलो ऐसे था ना। अब दो थाईबोन सपोर्ट करें 220 को, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 110। लेकिन वो किलो है, उसको न्यूटन में चाहिए। तो 110 को न्यूटन में कैसे करेंगे हम लोग, इंटू जी कर देंगे। एरिया तो पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा ना, सिग्मा आ गया। सिग्मा बराबर क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल बाय एल। देखो हाँ ऊपर से लग रहा है ना। वाई हम लोग टेबल से देख लेंगे, लेंथ थाईबोन की दे रखी है, डेल्टा एल निकालना है, निकल जाएगा। अब कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, करो। हाँ दे रखा होगा देखो, हाँ बिल्कुल। हड्डी का यंग्स मॉडुलस ये रहा, बोन, बोन का 9.4 इंटू 10⁻⁹। अरे मरे हुए आदमी की हड्डी पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, वहां से मेजर करके लिख दिया होगा। तुम्हें भी एक्सपेरिमेंट करना है। ब्रेन किसका, उससे क्या होगा, जब तुम अपना घर बना लोगे तब तब रख लेना। अभी तो तुम पापा के घर में रहते हो ना, तब रख लेना। क्यों, तब कौन, तब तो तुम ही अथॉरिटी हो ना, तुम्हारा घर है।
तुम्हारा घर है, तुम अथॉरिटी हो तब तो। किससे मंगा लोगे? डार्क वेब पे दिमाग मिल जाता आदमी का। डार्क वेब कोई अमेजोन जैसी वेबसाइट है क्या? क्या चीज है? कुछ भी जैसे? दिमाग बिक रहे? अच्छा, सच में ऐसा कुछ होता है? तुम ये सब यूट्यूब से सुन के आ रहे हो? सुना तो यूट्यूब से ही है। तो भाई सब फेक है, सब फेक है, सब फेक है। ट्राई करो तब पता चलेगा सच्चाई का। तब कर लो। ठीक है, करो। कर दूं?